हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, इट टॉक्स अबाउट फूड्स। तो जो फूड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो भी हम फूड्स खाते हैं उनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अगर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल दूँ तो जो भी आप राइस खाते हो, पटाटोज़ खाते हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। प्रोटीन्स में आता है मिल्क, और फैट्स में आता है जो आप ऑयल्स और घी जो खाते हो उसे हम फैट्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 चीज़ें ही बेसिकली आप जितना कुछ खाते हो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो एनर्जी जो हमारे बॉडी में यूज़ होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपने ये वर्ड सुना होना चाहिए। जैसे हम डेली लाइफ में अगर हमें कुछ ख़रीदना हो या हमें मतलब कुछ एक्सचेंज करना हो तो हम पैसे यूज़ करते हैं, जिससे हम कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं या किसी चीज़ को बेच सकते हैं। मतलब वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फॉर्म यूज़ होता है उसे हम एटीपी बोलते हैं, और एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये एनर्जी ऑफ द सेल है। मतलब सेल की जो पैसे की अगर हम लोग कंपेयर करें, सेल कैसे अपने आप के साथ चीज़ें एक्सचेंज करता है वगैरह, तो वो एटीपी के फॉर्म में करता है। जैसे हम रोज़ की ज़िंदगी में पैसों से लेन देन करते हैं, वैसे सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। और ये जो एटीपी होता है वो कहाँ बनता है, आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ये एटीपी का प्रोडक्शन होता है। किसके मदद से, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, यही जो हमने फूड को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन्हीं को हम सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। और ऑक्सीजन, मतलब सबस्ट्रेट और ऑक्सीजन की मदद से एटीपी का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो 1 ग्राम होता है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4 कैल। के का मतलब होगा किलो, कैल मतलब कैलोरी। 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हेल्प से। वैसे ही प्रोटीन से भी हमें उतनी ही मिलती है, लेकिन फैट से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स का बताया। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है उससे हम एनर्जी निकालते कैसे हैं, उसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड कर दें, उसी का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, या तो हम किसी चीज़ से या तो हम किसी चीज़ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर ले, उसे भी हम ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन आप समझ गए। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को या तो ऐड कर दे या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, दोनों ही प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यही ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसकी वजह से हम उसको स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो आपने सुना होगा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग अलग होती है। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ना, ये होता है ब्रीदिंग। ओके, इसको आप रेस्पिरेशन से कंफ्यूज मत करना। और रेस्पिरेशन किस टाइप का रेस्पिरेशन है, ये सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन है, जिसकी मदद से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये 2 तरीक़े का होता है। या तो ये एरोबिक हो सकता है, एरोबिक का मतलब होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज इसको फाइंड आउट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्रेब, इसीलिए उनको क्रेब साइकिल भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, और थर्ड स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। जब हम कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ये तीनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लेता है
तब हम उससे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी निकाल सकते हैं। कौन से 3 स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसवर्स चेन। किस प्रोसेस में? एरोबिक प्रोसेस में। एरोबिक प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की। आज के क्लास में हम सिर्फ सीखेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स चेन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलिसिस की, तो ये कहाँ पर होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। अब जब ग्लाइकोलिसिस होती है, जैसे आपने केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन देखी होगी, तो एक होता है रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल ए। जब वो किसी चीज़ में चेंज हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल बी, तो उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। अभी जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक 10 स्टेप रिएक्शन है, जिसे आप डिटेल में स्टैंडर्ड 12th में पढ़ोगे। यहाँ पर आपको सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रखना है और बाय प्रोडक्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट के साथ बनने वाले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स क्या है। ओके, तो इसके लिए मैंने सिर्फ आपको बताया कि ग्लूकोज जो है वो रिएक्टेंट है, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या है? वहाँ पे एटीपी और NADH+H का भी फॉर्मेशन होता है। अभी ये NADH+H क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना है पायरुविक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज रिएक्टेंट था जिसका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होने पर पायरुविक एसिड बना। यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट जो पायरुविक एसिड है वो भी किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो है इसका मेन प्रोडक्ट है। पायरुविक एसिड का कन्वर्ट होने के बाद मेन प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट्स है वो क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अगेन NADH+H का भी फॉर्मेशन होता है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जिसका मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ में ATP, NADH+H और वाटर भी बनता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि इसका मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ बनने वाले दूसरे बाई प्रोडक्ट्स जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और NADH+H। अब मैं आपको बता देता हूँ कि NAD का मतलब क्या होता है। NAD का जो फुल फॉर्म है वो है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आपको याद रखना है। और NADH+H क्या है? ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। मतलब जब भी कोई चीज़ हाइड्रोजन को ले लेती है तो वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी कोई चीज़ हाइड्रोजन को ले लेती है तो वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है NADH+H। H+H का मतलब होता है उसने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को ग्रैब कर लिया है, इसीलिए वो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ग्लाइकोलिसिस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप है। इसकी सेकेंड और थर्ड स्टेप के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। सो आप लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको ऐसे फर्दर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।